ए और B1 कार्स का सेगमेंट है, यानी कि जो एंट्री लेवल कार्स का सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर कोई भी ब्रांड कोई खासा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर पिछले 10 सालों में 63% का डिक्लाइन देखा गया है। और ये डिक्लाइन इतना बड़ा है कि मारुति ने भी एंट्री लेवल कार इस सेगमेंट के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर लॉन्च नहीं करी है। लेकिन शायद से टाटा को अभी भी इसमें उम्मीद लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी टियागो को सिर्फ अपडेट नहीं करा है बल्कि पूरा का पूरा रिवैम्प करके रख दिया है। और कहीं ना कहीं वो टियागो के थ्रू एक एस्पिरेशन सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर भी। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? मुझे टियागो का एक्सपीरियंस करने के बाद एक बात ये समझ में आई है कि शायद से ये गाड़ी टाटा की सबसे ज़्यादा थॉटफुली मेड कार है, क्योंकि जो गलतियां वो पहले करते आ रहे थे उन्होंने इस गाड़ी के अंदर उन गलतियों को सुधार लिया है। लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें अभी भी बची हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। टियागो की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की कोई भी गाड़ी ढूंढ रहे हो मार्केट के अंदर, तो इस वीडियो को मिस मत करना, शायद से आपका दिमाग बदल जाए। तो इसी बात पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप में सिर्फ 30% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। देखो, टाटा ने इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म नहीं बदला है, इसीलिए इस गाड़ी को एक नई जनरेशन बोला जाना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मिड लाइफ अपडेट है इस गाड़ी का। एंड डिज़ाइन वैसे तो सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है। और मेनली इसमें भी मेरे को ईवी का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जो टियागो ईवी है ये कहीं ना कहीं पुरानी फिएट की हैचबैक से याद दिलाती है। ये जो चौकोर सी हेडलाइट्स बॉडी कलर्ड ग्रिल के साथ लगी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं पुरानी फ्रेंच कार्स का फील देती हैं, और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टाटा ने इसके फ्रंट और बूट एरिया के कई सारे मेटल पैनल्स को बदला है, अलॉन्ग विद हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स। और मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ जो जो पैनल्स बदले गए हैं। लेकिन गाड़ी की साइड में आपको कोई भी खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल गाड़ी को एक फ्रेश लुक मिला है, और इस नए लुक ने गाड़ी की जो शक्ल है उसमें जान डाल दी है। साथ ही साथ टाटा ने कलर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा स्मार्टली खेला, और मैं स्पेसिफिकली इस गाड़ी के लिए इस बात को मेंशन करना चाहूँगा। इवन दो मैं गाड़ियों के कलर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन टाटा टियागो के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टाटा टियागो के केस में ये लाल, पीले, हरे, नीले और पिंक पेस्टल जो शेड्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्मार्ट ब्रांडिंग मूव को दिखाते हैं। टाटा कहीं ना कहीं नए कलर्स के साथ विमेन कार बायर्स को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये एक एंट्री लेवल कार है, और जो ज़्यादातर विमेन कार बायर्स हैं इंडिया के अंदर वो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विमेन ऑडियंस इस कलर वाली ब्रांडिंग की ओर डेफिनेटली आकर्षित हो सकती है। अब ब्रांडिंग तो हर ब्रांड चमकाता ही है, लेकिन रियलिटी में वो गाड़ी चमकती है जो कि सेंसेबली बनाई गई होती है, अर्गोनॉमिक्स और प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखते हुए। और मेरे ख्याल में टाटा फाइनली उस प्रैक्टिकलिटी को, उस अर्गोनॉमिक्स को इस गाड़ी के अंदर अचीव कर पाए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस पर बस थोड़ी सी देर में आता हूँ, लेकिन पहले इंटीरियर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं पिछली सीट पे बैठा हूँ, मैं 5'11" का हूँ, और आप देख सकते हो कि मेरे घुटने और आगे वाली सीट के बीच में स्पेस काफ़ी कम बच रहा है। लेकिन अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग बड़ी अच्छी है सीट्स की। पीछे वाली सीट की कुशनिंग भी आगे जैसी ही है, एक्चुअली आगे से भी ज़्यादा सॉफ्ट मेरे को लग रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। बाकी एक चीज़ जो मुझे लगता है यार, टाटा इतना सेफ्टी के लिए बात करती है, हर चीज़ देती है, इतनी सॉलिड बॉडी बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन रेयर में यार प्रॉपर हेडरेस्ट ही देते हैं। एडजस्टेबल तो छोड़ दो, आप बस ऐसे थोड़ा ऊंचा ही कर दो इसको। ना इधर हेडरेस्ट है प्रॉपर हेडरेस्ट, ना इधर है, बीच में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई 5 लाख की गाड़ी में सब कुछ थोड़ी ना मिल जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि बेशक इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो ए सेगमेंट की सिलेरियो के 5,25,000 रुपये के प्राइस के आसपास है, लेकिन जो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट का प्राइस है वो B1 सेगमेंट की गाड़ियों के आसपास पहुंच जाता है, उनके टॉप वेरिएंट के आसपास पहुंच जाता है। जैसे कि i10 और स्विफ्ट के अगर प्राइस को आप टियागो के प्राइस के आसपास देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों का प्राइस ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, 9 लाख के आसपास ही हैं तीनों गाड़ियाँ। और इन कार्स में आपको प्रॉपर हेडरेस्ट मिलता है, एटलीस्ट पीछे के 2 लोगों के लिए तो मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टियागो के अंदर भी ये दिए जा सकते थे, और वैसे भी ये एक सेफ्टी फीचर ही होता है, विप्लैश इंजरी से बचाते हैं ये। बाकी अगर मैं सीट्स की कुशनिंग के मामले में बोलूं तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से अमंग्स बेस्ट है, और साथ ही साथ टाटा ने इसके जो अंडर थाई सपोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, जो कि इतनी छोटी गाड़ियों के अंदर हमें देखने को यूजुअली नहीं मिलता है। मैंने इन सीट्स को ठीक से एक्सपीरियंस कराया है, और डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि ये जो हल्के से बाहर निकले हुए अंडर थाई सपोर्ट्स हैं, ये आपकी थाइस को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं और आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, मतलब ये काम के हैं। टियागो सिर्फ 3.8 मीटर की गाड़ी है, तो इंटीरियर स्पेस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकता हूँ। इस सेगमेंट की गाड़ी में आप इससे ज़्यादा स्पेस शायद ही निकाल पाओगे, और इसीलिए जो इस गाड़ी का बूट स्पेस है वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली CNG वाले वर्जन की बात करूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि इसमें डुअल सिलेंडर सेटअप की वजह से इतना वॉल्यूम तो निकल आता है कि आप 1 से 2 दिन की छोटी ट्रिप कर सकते हो, और आपका जो डे टू डे का सामान होता है आपके डेली कम्यूट का, वो भी आप पीछे रख सकते हो। वरना जो बाकी छोटी CNG कार्स होती है जिनमें सिर्फ 1 सिलेंडर मिलता है, उनके अंदर आप एक स्कूल बैग तक नहीं रख सकते हो, इतना कम स्पेस होता है। तो डेफिनेटली काम का स्पेस इन्होंने निकाल दिया है।
टाटा ने टियागो के साथ अब एक लंबी चली आ रही शिकायत को भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, यानी कि ये एसी टच पैनल को अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। पहले क्या कर रखा था टाटा ने, जो एसी का पैनल होता है जिसमें एसी कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा ग्लास बेस कर दिया था, टच वाला, कंपैरेटिव टच वाला, जो कि टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में आता है। चाहे आप अल्ट्रोज उठा लो, चाहे आप हैरियर उठा लो, सफारी उठा लो, सबके अंदर वो सेम ही मॉड्यूल मिलता है भाई। लेकिन वो बड़ी सरदर्दी वाली चीज़ है। मतलब आप सीधी अगर गाड़ी चला रहे हो ना, तो आप बिना डिस्ट्रैक्टेड हुआ, और डिस्ट्रैक्ट भी थोड़ा बहुत नहीं, कई क्योंकि वो दबते नहीं है, कई बार 15-20 उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बटन दे रखे, वो कैपेसिटिव टच दे रखे हैं, तो उनको कई बार आपको दबाना है तो ऐसे उंगली ऐसे साध के दबानी पड़ती है। तो यानी कि आपको अपना ड्राइविंग पर से दिमाग हटाना पड़ता है, ध्यान हटाना पड़ता है, तब उसको यूज़ कर पाते हो। लेकिन अब टियागो के अंदर ये फिजिकल कंट्रोल्स मिलने लगे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने इन फिजिकल कंट्रोल्स को दिया है ना, जो इनकी क्वालिटी है, जो इनके एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए इनको डिज़ाइन किया गया, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। जैसे ये जो ऊपर 5 से 6 बटन दिए गए हैं, इनमें से हर एक बटन को बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। चाहे आप हज़ार्ड लाइट का देख लो, या फिर रीजन का देख लो, या फिर 360 डिग्री कैमरा का बटन देख लो, हर बटन आपकी उंगली की रीच में है, एकदम से याद हो जाता है, और इनकी क्वालिटी भी बढ़िया लगती है। वैसे 360 डिग्री कैमरा की बात चली ही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन स्क्रीन सेटअप है। सिर्फ इस कैटेगरी में ही नहीं, बल्कि 20 लाख तक आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनमें ज़्यादातर गाड़ियों के मुकाबले इसका कैमरा और स्क्रीन बेटर लगती है। कैमरा की क्वालिटी तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपके टायर के और कर्व के बीच में कितना स्पेस है, कहाँ आपके टायर टकराने वाले हैं, वो सब बड़ी आसानी से दिख जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि टायर कहाँ जा रहा है। और ये जो स्क्रीन है ना, ये भी बेहद स्मूथ है, कभी भी नहीं लैग करती है, कभी भी अटकती नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगाया शायद से इन्होंने इसके अंदर, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बना देती हैं। अच्छा, वापस एर्गोनॉमिक्स पे आता हूँ। एसी के लिए कई ब्रांड्स क्या करते हैं, वो बटन दे देते हैं, फिजिकल देते हैं, लेकिन बटन दे देते हैं। एसी के कंट्रोल फिजिकल में अगर आप दे रहे हो तो आपको वहाँ पर बटन नहीं देने होते हैं, उसके लिए डायल देने होते हैं, और टाटा ने यहाँ पर डायल्स दिए हैं। अगर आप ये डायल्स देखोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। जिस प्राइस में कार आ रही है ना, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली इससे बड़ी गाड़ियों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। आप सी सेगमेंट कार में भी इस तरीके के बटन से शिकायत नहीं करोगे। लेकिन एर्गोनॉमिक्स में मैंने एक डिफरेंस ईवी के गियर डायल और सीएनजी के गियर डायल में नोटिस करा है, और वो एक्चुअली बड़ा डिफरेंस है। ईवी में गियर शिफ्टर कंटिन्यूसली घूमता रहता है, यानी कि आप उसको इनफाइनाइट टाइम्स घुमा सकते हो। वो 2 एक्सट्रीम्स पे लॉक नहीं होता है, यानी कि डी के बाद और फिर आर के बाद लॉक नहीं होता है। जिस चलते जब आप इसके थ्रू गियर डालोगे ना, तो आपको एक बार नज़र स्क्रीन पे डालनी पड़ेगी कि आप किस गियर में डाल रहे हो, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। वहीं पर AMT के अंदर ये गियर डायल 2 एक्सट्रीम एंड्स पे लॉक हो जाता है, यानी कि आर के बाद और डी के बाद ये लॉक हो जाता है, जिस चलते आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और आप इतनी तेज़ी से आर और डी के बीच में शिफ्ट कर सकते हो जितनी तेज़ी से मेरे हिसाब से किसी भी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि एक ही जैसे दिखने वाले 2 डायल्स हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पूरा पूरा मॉड्यूल है, पहले 3 पार्ट में हुआ करता था। ये शाइनी ब्लैक्स हुआ करते थे, इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाते थे। अब वो शाइनी ब्लैक तो हटाया ही गया है, साथ ही साथ ये पूरा पूरा रीडिज़ाइन कर दिया गया है। अब वो 3 की जगह पूरा का पूरा सिंगल मॉड्यूल है, देखो, और यहाँ पे बटन्स अलग से हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये क्लासी लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये जिस सेगमेंट की कार है उस सेगमेंट का लग ही नहीं रहा है, ये मुझे अब उससे ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी लगने लगी है। सेगमेंट अबव आपको मटेरियल की क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। इस सेगमेंट के अंदर जो मारुति गाड़ियां हैं, या फिर इवन i10 जो है, उनके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक्स ही देखने को मिलती हैं। वहीं पर टियागो में फैब्रिक मिलता है, और जो इसका टच एंड फील है ना, वो जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया सस्ती गाड़ी में लगाया है तो कड़क सा कपड़ा लगा दिया होगा, वैसा नहीं है। सेम जो फिनिश है वो आपको इसके डोर पर भी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। इवन जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है वो भी पहले से बेटर हुई है। और ये जो फ्लोटिंग स्क्रीन का डिज़ाइन है डैशबोर्ड पर, ये इसको एक अप मार्केट फील डेफिनेटली दे रहा है, और मैंने हिला के देखी थी, ठीक लग रही है मुझे, हिलती नहीं है ज़्यादा। यानी कि फिर चाहे आप इस गाड़ी को बाहर से देख लो या फिर अंदर से देख लो, आपको ये गाड़ी मेड टू बजट टाइप कार नहीं लगेगी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आने के बावजूद भी। पर हाँ, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज इस गाड़ी के अंदर भी बरकरार हैं। मैं ये बोलूँगा कि पहले से कम है, लेकिन इस टाइप के इश्यूज मेरे को देखने को मिले, जैसे ये गैप वगैरह हैं ये वाले। और ये भी मैं ये बोलूँगा कि सब गाड़ियों में नहीं थे। मैंने 3 गाड़ियाँ चलाई, उनमें से मेरे को एक ही में ये देखने को मिला है। अगर मैं नेट पिक करूँगा तो शायद कुछ निकाल दूँ, वरना तो ठीक ही थी ओवरऑल। तो पहले से डेफिनेटली बेटर करा है क्वालिटी कंट्रोल को टाटा ने, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी रहता है। बाकी जो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनमें मुझे कोई भी 1% इशू देखने को नहीं मिला। मैंने 3 गाड़ियाँ चलाई हैं, तीनों के अंदर ही ना तो फ्रीज हुई है कोई स्क्रीन, ना एंड्रॉइड ऑटो डिस्कनेक्ट हुआ है, किसी भी तरीके के इश्यूज या फिर एरर्स वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिले। काफ़ी लंबी गाड़ियाँ चलाई थी यार, कोई भी दिक्कतें नहीं आई, तो उस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो इसी बात पे चलो गाड़ी को चलाकर भी देखते हैं और उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आइस व्हीकल्स को चलाऊंगा, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करूंगा, फिर ईवी को चलाऊंगा, और लास्ट में हम बात करेंगे गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह के बारे में। टाटा ने पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही कार्स के अंदर इंजन वाइज कोई भी बदलाव नहीं करा है, तो परफॉर्मेंस वैसी ही मिलेगी आपको। यानी शहर के अंदर गाड़ी ठीक ठाक लगती है, कोई भी अजीब बिहेवियर नहीं है, कोई खासी अंडर पावर्ड फील नहीं होती है शहर के अंदर।
बस हाँ, इस गाड़ी का जो मैनुअल वेरिएंट है उसका क्लच मुझे प्रोग्रेसिव नहीं लग रहा है। वो एक पॉइंट पे जाके बाइट पकड़ता है, तो उसकी आदत वैसे आपको पड़ जाएगी, नए लोगों को थोड़े टाइम में पड़ेगी, और अगर आप पुराने ड्राइवर हो तो आपको 2-3 घंटे की ड्राइव में ही पड़ जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे इस गाड़ी को आप हाईवे पे लेके जाते हो, लगने लगता है कि डेफिनेटली पावर की कमी है, क्योंकि गाड़ी के टॉप एंड में कोई खास पावर नहीं है। इनिशियल भी थोड़ी सी पावर कम लगती है, मिड रेंज ठीक है गाड़ी का, लेकिन जो इंजन है इस गाड़ी का वो रेव हैप्पी नहीं है, तो आप ना ज़्यादा क्विक ओवरटेक्स नहीं कर पाओगे। और जो गाड़ी का इंजन है वो 3 से 4,000 आरपीएम के बाद वोकल भी हो जाता है, और ये जो आवाज़ है ये थोड़ी सी अनरिफाइंड फील होती है। जो टिपिकल 3 सिलेंडर वाला बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कई लोगों को इस गाड़ी को ज़्यादा पुश करने का मन ना करे, ज़्यादा हाई रेफ पे इसको आप ना रखना चाहो। अच्छा, जो इस गाड़ी का CNG वेरिएंट आता है वो AMT के साथ भी आता है, और मेरे पास AMT वाली गाड़ी ही थी जो मैं चला रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी अच्छी खासी अंडर पावर्ड फील होगी पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन नहीं। पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन ज़्यादा अंडर पावर्ड मुझे नहीं लग रही है। और इसके CNG के साथ आने वाले AMT गियर बॉक्स के साथ आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, और जेन्युइनली बोलना चाहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। देखो, टियागो का जो AMT है ना वो टिपिकल AMT जैसा ही है, कोई खास तेज शिफ्ट नहीं करता है। इससे आपको सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे लेके जाओगे तो आप इससे तेज़ गाड़ियों को ओवरटेक करने से शायद डरो, आपको लगे कि भैया रहने देते हैं, तेज़ गाड़ियों को ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही टिपिकल AMT वाला नेचर होता है, स्लो शिफ्ट होते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। लेकिन यहीं पर जो पेडल शिफ्टर्स है ना वो आपकी मदद करते हैं, और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि आप पेडल शिफ्टर के साथ एकदम से मैनुअल मोड में आ सकते हो, और मैनुअल मोड के साथ आप इस गाड़ी को इसकी पूरी की पूरी रेव रेंज में कहीं पर भी होल्ड कर सकते हो। जिस चलते अगर आपको सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप इसके पेडल शिफ्टर से एक गियर डाउन करो और उसी गियर पे रहते हुए सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर लो। तो जिन AMT कार्स में आपको गियर नॉब के सहारे ही मैनुअल मोड में जाना पड़ रहा है, उनसे तो मुझे ये लगता है कि बेटर है, और एक एज है टाटा के पास। इसके बाद EV की बात भी कर लेते हैं। पर्सनली अगर मुझे टाटा की टियागो लेनी होती ना तो मैं EV वाली लेता, क्योंकि ये एक ऑलरेडी अच्छी गाड़ी को दूसरे लेवल पे ले जाता है। देखो, टाटा की टियागो अपने साइज और इंजन की वजह से एक सिटी कार ही है, वहीं पे ज़्यादा सूटेबल है, और अगर मोस्टली आपको सिटी में ही चलानी है तो मेरे हिसाब से इसका जो EV वर्जन है वो और भी ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है वो बैस के बिना 7 लाख रुपए एक्स शोरूम का पड़ता है, यानी कि आइस वाली बेस वेरिएंट कार से 2.5 लाख रुपए के आसपास ज़्यादा। लेकिन जो स्मूथनेस और परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको देती है वो टियागो का आइस वर्जन मैच ही नहीं कर सकता। टियागो को तो आप छोड़ ही दो, इससे कई गुना महंगी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनसे ये ज़्यादा क्विक लगती है। मतलब अगर आप 1.5 टर्बो कार्स को छोड़ दो तो कई गाड़ियों के मुकाबले ही ज़्यादा क्विक फील होती है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्विक बोला है, फास्ट नहीं, क्योंकि ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आगे नहीं जाती है, एंड अल्टीमेटली ये स्पीड भी यही बताती है कि ये गाड़ी एक सिटी कार ही है। ऑल्सो टाटा अपनी 24 किलोवाट वाली टियागो EV पर 210 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहे हैं, और मुझे अपनी ड्राइव पर ऐसा लगा कि ये गाड़ी आपको 180 किलोमीटर तक की रेंज निकाल कर दे सकती है अगर आप मिक्स यूज़ करते हो इसको तो। और ये रेंज अगेन यही बताती है कि ये गाड़ी ज़्यादातर बेटर है सिटी के अंदर चलाने के लिए। अब सस्पेंशन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से 10 लाख तक के अंदर जो गाड़ियाँ आती है ना, उनमें से इस गाड़ी के जो सस्पेंशन हैं वो वन ऑफ द बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्लोटी लगती हैं आपको, लेकिन फिर भी ये बाउंस नहीं करती है खड्डों में जाने के बाद, जैसे कि हमें होंडा की अमेज के साथ देखने को मिलता है। वो भी एक सॉफ्ट स्प्रंग कार है, लेकिन खड्डों में जाने के बाद वो थोड़ी थोड़ी डोलती है ऊपर नीचे, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। वैसे ही जब आप इस गाड़ी को 100 से 120 किलोमीटर पर आगे की स्पीड पे चलाते हो तब भी आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर साइड टू साइड मोशन काफ़ी कम है। तो अब बात कर लेते हैं कि टियागो किसको लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि छोटी होने के साथ साथ आपको फीचर्स भी ज़्यादा दे, मजबूत भी हो, और एक एस्पिरेशन कैरी करती हो, यानी कि ऐसी ना हो कि भैया छोटी है तो सस्ती है, वो वाली फील ना है उसमें से, छोटी है लेकिन उसमें एस्पिरेशन भी दिखती है, ऐसी गाड़ी हो तब आपको टियागो की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को टियागो से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए जिनको अपनी गाड़ी को हाईवे पर भी ज़्यादा लेके जाना है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी लेके जाओगे तो आप थोड़े से शायद डिसअपॉइंट हो जाओगे इस गाड़ी से। वहाँ पर मैं आपको स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को रिकमेंड करूँगा, और अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो आप B2 सेगमेंट में चले जाओ, उनके बेस वेरिएंट वगैरह कुछ ले लो, वहाँ पे आप ज़्यादा सुखी रहोगे, क्योंकि आपके पास बैग रखने के लिए ज़्यादा बड़ा बूट भी होगा, और उनके इंजन थोड़े से ज़्यादा पावरफुल है इनसे। वहीं अगर मैं टियागो EV की बात करूँ तो इस प्राइस पॉइंट पे तो टियागो EV का कोई कंपटीशन है नहीं, लेकिन अगर आप 15, 20, 25 लाख रुपए की EVs भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको सिटी के अंदर ही यूज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी सिटी के अंदर ही यूज़ करते हैं EVs को, तो भैया उस तरफ मत जाओ, टियागो EV की तरफ आप आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अच्छे मिलते हैं, फीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, आपको कैबिन में बैठ के चीप फील नहीं होने वाला है, और आपको अच्छा लगेगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए, और जो मेरी सिटी कार की रिक्वायरमेंट्स है वो ये गाड़ी उन गाड़ियों से ज़्यादा बेटर तरीके से पूरी कर पा रही है। तो यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में भी अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।